ननद मारती थी हमेशा भाभी को ताना। क्या हुआ दीदी, आप बार बार रसोई में क्यों आ रही हैं? आपको जो चाहिए बता दीजिए, मैं ले आऊंगी, या आज मेरे काम में फिर से कोई कमी हो तो बता दीजिए। मैं हमेशा की तरह बिना बुरा माने अपनी कमी सुधार लूंगी। रानो शादी के बाद पगफेरों के लिए आई अपनी ननद दिशा से बोली, क्योंकि अभी थोड़ी देर में उसको ससुराल वापस भी जाना था। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। दिशा कुछ लज्जित होते हुए बोली। ऐसा भी क्या है दीदी, जैसे हमेशा ही बेवाक होकर आप हर बात बोल देती थी, वैसे ही बोल दीजिए। तब में और अब में आखिर कौन सा अंतर आ गया? भाभी, बहुत अंतर आ गया। अब मैं भी किसी की भाभी हूँ, और आज मैं भी उन परिस्थितियों से गुजर रही हूँ जिन परिस्थितियों से कभी आप गुजरती थी। दिशा रानो का हाथ पकड़कर बोली और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रानो ना चाहते हुए भी अपनी बीती हुई जिंदगी में पहुंच गई, जहां पर सास तो कम सासपना दिखाती थी, मगर ननद उनसे ज्यादा सास बनकर रहती थी। हर काम में टोकती रहती। रानो कितना भी अच्छा खाना बना ले, मगर जहां परिवार के बाकी लोग दिल खोलकर तारीफ करते, वहीं दिशा कोई ना कोई कमी निकालकर उसे नीचा दिखाने का प्रयास जरूर करती। आखिर आई तो मिडिल क्लास से ही ना, इनको अच्छे खाने पीने की समझ कहाँ। रानो चाहे कितने भी सलीके से रहे, लेकिन दिशा हमेशा उसका यही कहकर मजाक बनाती कि आखिर आई तो मिडिल क्लास से ही है ना, तो वैसा ही रहन सहन, पसंद और पहनावा रहेगा। दिशा बेमतलब ही अपनी माँ को भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती थी, जबकि वह ज्यादा कुछ नहीं कहती थी, लेकिन कभी कभी तो वो भी दिशा के बहकावे में आ जाती और उनकी बातों का शिकार रानो को बनना पड़ता था। अगर इलेश उसके लिए कुछ भी कमरे में लेकर आ जाता, तब तो दिशा कलेश ही काट देती। मायके में तो कुछ देखा नहीं, इसलिए यहाँ सब कुछ भैया से चोरी छुपे मंगाया जाता है। जैसे ही रानो काम से खाली होकर आराम करने बैठती, वैसे ही दिशा को कुछ और खाने पीने की सूझने लगती। रानो के मायके जाने के नाम पर तो दिशा बहुत ही चिढ़ जाती थी, क्योंकि कठपुतली की तरह काम करने वाली नौकरानी जो मिली थी। रानो सब कुछ इसलिए सहती थी क्योंकि इलेश ने मिडिल क्लास रानो से अपनी मर्जी से शादी की थी। हालांकि सबने समय के साथ रानो को अपना लिया था, मगर दिशा हमेशा ही रानो से चिढ़ती रहती थी। रानो उससे तो कुछ नहीं कहती थी, मगर मन ही मन सोचती कि नंदरानी, आप भी एक दिन किसी की भाभी बनेंगी। और समझता तो इलेश भी था दिशा की हरकतों को, लेकिन वो रानो को हमेशा यही समझाता कि दिशा नादान है, और फिर कौन सा उसे हमेशा इस घर में रहना है। खैर रानो भी इसी उम्मीद में जी रही थी कि कभी तो नंदरानी अपने ससुराल जाएंगी और उसके लिए भी सुख के दिन जरूर आएंगे। और रानो की उम्मीद की घड़ी आ चुकी थी। दिशा ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। दिशा की भी उसकी ही तरह एक छोटी ननद थी। शादी के तुरंत बाद तारा डूब जाने के कारण ससुराल वालों ने भेजा नहीं। 2 महीने बाद आज सुबह ही वो अपने पति के साथ पगफेरों के लिए आई थी। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने सचमुच आपके साथ बहुत ज्यादतियां की, मगर आपने उफ तक नहीं कहा। सब कुछ चुपचाप सहती रही। मगर कहते हैं ना, आपका बोया हुआ बीज आपके सामने जरूर आता है। आज वही सब कुछ मेरी ननद मेरे साथ दोहरा रही है। मुझे पहली बार आपके दुख का एहसान हो रहा है। दिशा रानो का हाथ पकड़कर रोने लगी। दीदी, आपको इस बात का एहसास हो रहा है, ये अच्छी बात है, मगर भगवान सब देखता है। हम कोई भी गलती करते समय भूल जाते हैं कि एक दिन ये सब हमारे सामने भी आ सकता है।
दीदी, मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है और आपकी भाभी हमेशा आपकी शुभचिंतक बनकर रहेगी। रानो दिशा के आंसू पोंछते हुए बोली। भाभी, आपने मुझे माफ कर दिया ना? दिशा अभी भी रानो का हाथ पकड़े हुए थी। भाभी, आज मैं वादा करती हूँ कि अब आपको मैं एक छोटी बहन बनकर दिखाऊंगी। दीदी, सुबह का भुला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते, और अपनी ननद के लिए भी अच्छे भाव रखिए। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रानो ने दिशा को गले लगा लिया। मेरी अच्छी भाभी कहकर दिशा भी रानो से लिपट गई। इस पल का रानो को कब से इंतजार था। अरे भाई, ननद भाभी में क्या खुसूर फुसूर चल रही है? बाहर सब लोग तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। इलेश रसोई में आकर बोला। अब इतने दिनों के बाद मिले हैं तो कुछ बातें तो बनती हैं ना, क्यों नंदरानी? रानो मुस्कुरा कर बोली। हाँ भाभी, और दिशा भी मुस्कुरा उठी।